नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह लोकतंत्र मीडिया से। तो अभी आपके सामने आज जो हमारा पॉडकास्ट वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक गृहिणी जो होती है, एक हाउसवाइफ जो होती है, वो अपने परिवार को संभालते संभालते, अपने फैमिली को देखते देखते, अपने बच्चों के परवरिश, ये सारी जिम्मेदारी निभाते हुए किस तरह उनके जो बचपन के गोल है, उनका जो विज़न है, वो अपने विज़न को कैसा पूरा करते हैं। तो ऐसे ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं। ये वो महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारसा से हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ। मुलाकात इसलिए कराने वाला हूँ कि उन्होंने एक ऐसा अचीवमेंट किया है कि जिनका सिलेक्शन पूरे महाराष्ट्र लेवल में सिर्फ अकेला उनका ही हुआ है। और जो दिल्ली में जुलाई मंथ में एक बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था, उसमें उन्होंने मिसेस इंडिया जनरिस या इंटरनेशनल क्वीन 2025, और ये जो है काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट है। अगली जो मुलाकात हम आप कराने वाला हूँ मैडम से कि कैसा उन्होंने इस अचीवमेंट को किया, कैसा उन्होंने अपने मंजिल को पाया। अगली मुलाकात मैं आपकी मैम के साथ बात करता हूँ। अभी मैम से, तो मैम अपना परिचय बताइए पहले। हेलो, मेरा नाम ममता प्रकाश नगराले है। मैं बल्लारसा महाराष्ट्र में रहती हूँ। मैं इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और जैसे मैं मेरे परिवार के साथ, मेरे फैमिली के साथ यहाँ बल्लारसा रहती हूँ। ये जो अभी आपने जो आपका जो इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ, तो इसके पीछे क्या क्या कहानी है? मतलब कैसा आपको लगा कि इस फील्ड में जाना चाहिए? आपको बचपन से ऐसा है कि आपको कुछ ऐसा विजन कैसा लगा? आपको विजन का आया कैसा? सच बोलूँ तो मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ और नॉर्मल फैमिली से हूँ, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो बचपन से ही कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, एक ये मन में रहता था। तो मैं कुछ ना कुछ हर साल नया करती हूँ। तो इस साल मैंने मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2025 में पार्टिसिपेट किया। उसमें मैंने मिसेस इंडिया जेनरस इंटरनेशनल क्वीन का क्राउन हासिल किया है। तो ये बात तो मेरे लिए एक सपना है और अभी भी मैं वो सपनों से बाहर नहीं निकली हूँ। और ये आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सम्मान देख के मुझे और भी अच्छा लग रहा है। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मतलब ऐसा कुछ तो भी आपके फैमिली में सपोर्ट या किसी ने आपको ऐसा मोटिवेट किया होगा कि आप इस फील्ड में जाइए और आपको यहाँ कुछ एक अलग अचीवमेंट मिलेगा? जैसे मुझे ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है कि आप ये करो वो करो। ये सारी चीज़ें मैं खुद ही मेरे माइंड में लाती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैं इसके काबिल हूँ क्या। तो पहले मैं खुद को उस काबिल बनाती हूँ। जैसे अभी ये कंपटीशन मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन का जो कंपटीशन है, वो सिर्फ ब्यूटी का नहीं, इसमें टैलेंट, नॉलेज, फिटनेस सब कुछ चाहिए। तो इसलिए मैंने जब ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के पहले मैंने खुद को बनाया, बहुत स्ट्रगल किया। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को ये बात बताई कि मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ही ये फॉर्म खुशी खुशी से भरा है और फिर हम पार्टिसिपेट किए। दिल्ली ये कंपटीशन हुआ, फिर वहाँ पे हमें जेनरस का क्राउन मिला। तो कितने लोग थे ऑल इंडिया से आए हुए? मतलब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? वहाँ टोटल 85 लोग थे। हाँ, 85 थे। और जैसे इंटरनेशनल भी थे वहाँ पे, जैसे साउथ अफ्रीका, दुबई, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया से थे। टोटल 85 लेडीज़ थी। तो देखा साथियों, ऑल इंडिया से करीब जैसे बताया इन्होंने 85 लोग आए वहाँ पे, और उसमें इनका सिलेक्शन होना, तो ये महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। साथ ही साथ अब ये चंद्रपुर ज़िला बल्लारपुर शहर के लिए गर्व की बात है। तो मेरा वही कहना है कि जैसा इन्होंने बताया कि इनका विजन था, इनका ड्रीम था, तो ये सच है कि जो हम सबकॉन्शियस माइंड में जो हम सोचते हैं
और दिनों दिन जो हम सोचते हैं वो ज़रूर हासिल करके रहता है, जैन इन्होंने साबित कर दिया है। तो आगे हम जानेंगे कि इसमें आपके इस सफलता में किन किन लोगों का योगदान रहा। मेरे सफलता में मैं पर्टिकुलर कोई एक का नाम नहीं लूँगी, बहुत से लोगों भागीदार है यहाँ पे जो मुझे प्रोत्साहन करते हैं, मुझे गाइड करते हैं। सबसे पहले तो मेरी फैमिली में मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और फिर मेरे समाज वाले और मेरे गांव वाले जो मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे गाइड करते हैं कि आप कर सकती हो। तो ये मैं किसी और एक को श्रेय नहीं दे सकती, इसमें सभी का ये क्राउन मैं ये सबके लिए जीत के आई हूँ। ये तो देश का गौरव है। जी, ये तो देश का गौरव है। तो और एक बात थी कि जैसे आज भी समाज में कुछ कुरीतियाँ है कि कोई महिला अगर कुछ अच्छे काम करते हैं उसमें जाते हैं, तो क्या आपका कुछ लगा रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में कि उन्होंने कभी भी लगा कि डिमोटिवेट किए होंगे, उसके बावजूद भी इस मंजिल को आपने हासिल किया? जी, ये बात तो सच है। जैसे 100 लोग हैं तो 50 लोग हमारे साथ होते हैं और 50 लोग हमारे खिलाफ। तो मैंने 50 लोग जो मेरे खिलाफ है उन पे ध्यान न देते हुए हमारे साथ कौन है वहाँ ध्यान दिया। और ऐसा नहीं कि लोगों के बातों से मैं नाराज़ नहीं हुई, लेकिन मुझे करना था। एक अंदर से आवाज़ आती थी कि आप कर सकती हो, आप कर सकती हो, और आज ये साबित हो गया। अभी अगली तैयारी क्या है आपका? अगला ड्रीम आपका क्या है? अगला ड्रीम तो मैं अभी बता नहीं सकती, लेकिन जब भी होगा ज़रूर आपको पता चलेगा। फिर भी सोचे होंगे ना आपने? मेरा अभी सेकंड मूवी आएगा साउथ से। अच्छा। हाँ, मेरा फर्स्ट मूवी सयाजी सिंधी के साथ था, अभी सेकंड मूवी साउथ का करना चाहूँगी मैं। जब वो मूवी आए तो फिर आपको पता ही चलेगा उसका स्टोरी। फर्स्ट मूवी कौन सी थी? फर्स्ट मूवी 26 नवंबर थी। अच्छा। वो सामाजिक मूवी थी, ऑल महाराष्ट्र में लगी थी थिएटर में, और उसमें मैं PWD की ऑफिसर थी। अच्छा। लोगों को परेशान कैसे करते हैं, लोगों पैसे लेके काम नहीं करते हैं, तो उस टाइप का वहाँ पे स्टोरी था। लेकिन कैसे उल्लंघन करता है हमारे मतलब जो संविधान है उसका उल्लंघन होता है हर वक्त, उस टाइप का ये स्टोरी था। तो वो रिलीज हो गई क्या मूवी? जी, रिलीज होगी 9 मई को ही रिलीज होगी। अच्छा। चंद्रपुर में लगी थी टॉकीज में। अच्छा। नागपुर, सातारा, अकोला, कौन सी? 26 नवंबर। तो जैसा इन्होंने बताया कि एक 26 नवंबर मूवी जो है उसमें इनका बहुत अहम किरदार इन्होंने निभाया है, और किरदार भी जैसी समाज को, आज देश को एक संदेश देने वाला किरदार था उसमें भी। तो आप सभी से आग्रह है कि जहाँ भी आपको आपके थिएटर में, आपका यूट्यूब में, आपका जहाँ भी मिले, तो 26 नवंबर उस मूवी को ज़रूर देखिए। कि आप देखेंगे कि इन्होंने एक ऑल इंडिया का जो देश का जो गौरव बढ़ाने के साथ साथ अपने टैलेंट को मूवी में भी उन्होंने दिखाया है। तो मैम और एक बात है कि जैसा आपका, चलो इसमें तो फील्ड में हो गया आपने, लेकिन आपका मूवी में जाने का कैसा विचार आया? एक्टिंग में कैसा आपका है? एक्चुअली मैं 10 साल पहले DID सुपर मॉम ऑडिशन में गई थी। 10 साल नहीं, मेरी बेटी 2 साल की थी, मतलब अभी यहाँ से 14 साल पहले। तो वहाँ पे भी मैं फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गई थी, सेकंड राउंड में भी सिलेक्ट हो गई थी, थर्ड में मैं कैंसिल हो गई थी। तो तब से मेरा एक दिमाग में था कि मैं टीवी पे नहीं आ सकी, तो मुझे पर्दे पे आना है, मुझे थिएटर में आना है और बड़े पर्दे पे आना है। एक दिमाग में चलता था, वो भी मेरा सपना साकार हो गया। तो बिल्कुल सही बोला। जैसे अचीवमेंट किया, तो इस ट्रेनिंग के लिए आपने, जैसा एक्टिंग के लिए आपने कहाँ कोचिंग किया, कुछ कैसा क्या किया? मैंने कोचिंग नहीं किया है, मैंने ऐसे घर पे ही सीखा है, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत इंटरेस्ट है एक्टिंग में, डांस में। मतलब मैं घर पे ही प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे बच्चों को भी मैं घर पे ही सिखाती हूँ। अच्छा। तो बच्चे भी आपसे सीख के कुछ उसी एक्टिंग या कुछ ऐसा? हाँ, अभी तो छोटे हैं, लेकिन अभी जैसे पढ़ाई है रहती है, ट्यूशन्स रहते हैं, तो वो टाइम नहीं दे पाते। लेकिन आगे चल के वो जैसे ये फील्ड में आना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल उन्हें 100% सपोर्ट करूँगी। फैमिली सपोर्ट आपका कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। एक्चुअली मैं जो भी कुछ हूँ, यहाँ तक जो पहुँची हूँ, मेरी फैमिली की वजह से हूँ, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते।
कर सकते हैं, लेकिन फिर टाइम लगता है, फिर जो भी है दिल में एक नाराज़गी होती है। लेकिन मुझे बहुत फैमिली सपोर्ट शुरू में नहीं मिला, सच बोलूँ तो शुरू में नहीं मिला है। लेकिन मैं धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस दिखाती गई, रिजल्ट 100% दिखाती गई, तो मुझे अभी सभी सपोर्ट करते हैं, मेरे फैमिली वाले। आपका बचपन से कौन से फील्ड में रुचि थी? बचपन से इसी में था कि ये बाद में जैसा जैसा आपका एज ग्रो हुआ उसके बाद में कुछ ड्रीम आया? नहीं, एक्चुअली मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट बनना था। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, रेलवे में थे, तो मैं उनके साथ कभी कभी ऑफिस जाया करती थी, छोटी थी तो तब मुझे लगता था कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं और जैसे उनके जैसे एक ऑफिस में जॉब करूं। लेकिन जब शादी हो गई तो सारे सपने एक अधूरे हो जाते हैं। तो फिर शादी के बाद पढ़ाई, फिर बच्चे, फिर फैमिली, तो थोड़ा सा मतलब ब्यूटी में तो इंटरेस्ट था ही, लेकिन एक ये भी था कि मैं एयर होस्टेस बनूं। अच्छा। चलो उसे एयर होस्टेस जैसे बनना है, उसी में से आपको ये विजन मिला जी कि ब्यूटी फील्ड में जाना है। जी जी। तो इसके अलावा आपका कुछ और भी जॉब है कि जैसा ब्यूटिशियन या कुछ ऐसा काम? जी, मेरा मेकअप स्टूडियो है। अच्छा। ये बल्लारशाह में मुझे 18 साल हो गए। अच्छा। मेरे बिजनेस को 18 साल हो गए। तो इसमें मैंने शुरू में मैंने एक घर की जो चेयर होती है बैठने की, उसमें स्टार्ट किया था 18 साल पहले। फिर धीरे धीरे मैंने बढ़ाया, फिर बड़े बड़े कोर्सेज किए, मुंबई, दिल्ली, जयपुर और दुबई, यहाँ जाके मैंने मेकअप कोर्सेज किए हैं। और आज मैं एजुकेटर बनी हूँ। मैं कोचिंग मतलब एकेडमी भी चलाती हूँ और बच्चों को भी सिखाती हूँ। मेरे काफ़ी बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं, मैं उन्हें फ्री में सिखाती हूँ। जैसे जो स्कूल होते हैं, स्कूल और जैसे जो फीस नहीं दे सकते, तो वन डे सेमिनार लेके वहाँ मैं जाके उनको सिखाती हूँ ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो बहुत अच्छा काम है आपका कि देखा साथियों, बहुत सारे लोग है देखा मैंने कि इस लेवल में आने के बाद में एक सिर्फ उनका मोटो होता है बिजनेस, पैसा कमाना, लेकिन इनका पैसे के साथ साथ एक सेवा का काम है कि जैसा बताया कि गरीब बच्चे हैं जो कुछ इच्छा है करने की लेकिन पैसा नहीं भर सकते, उनको भी ये लोग गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं। और तो आप जो चलाते हैं एकेडमी, उसका बताएंगे कहाँ पे है, क्या है, कैसा, थोड़ा पब्लिक? मेरा एकेडमी न्यू बस स्टैंड के पास है, पटेल कॉम्प्लेक्स में। अच्छा। और जैसे लास्ट 2-3 साल पहले हुगलिया सर का बर्थडे था। अच्छा। तो उनका 75 बर्थडे था, तो बहुत धूमधाम से मनाया था। ये काफ़ी मतलब चंद्रपुर में तो सभी को पता है। तब उन्होंने ये शादी का जो मेड़ावा रहता है, क्या बोलते हैं उसे, शादी का, हाँ, शादी मेड़ावा था, तो उसमें 230 दुल्हन थी। 230 दुल्हन थी, तो उसका पूरा जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। और फिर मैं 230 एक ही दिन में और एक ही समय में कैसे रेडी हो सकते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। और उसका मुझे मतलब वो दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं मेरी टीम को लेके गई और मैं वो, क्योंकि सर का भी बर्थडे था और नाराज़ भी नहीं करना था और अच्छे से प्रोग्राम वहाँ पे सेलिब्रेट भी करना था, तो मैंने एक दिन में 230 ब्राइड को रेडी किया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे प्राउड फील मेरे लिए काम था। और उसका ना मैंने चार्ज लिया और ना ही मैंने कुछ फीस, ना कुछ सभी फ्री में मैंने 230 मेकअप किए थे। और ये बात अभी पता नहीं हुगलिया सर को पता है नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये बात उनके पास पहुँचे। बिल्कुल, बिल्कुल, कि मैंने आपके बर्थडे के लिए एक बर्थडे गिफ्ट करके आपका फंक्शन में 230 दुल्हन के मेकअप किए। तो ज़रूर इस चैनल द्वारा ज़रूर उनको तक बात पहुँचेगी। तो एक और थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जैसा कि कहते हैं कि जैसा जैसा आदमी आगे बढ़ता है तो बहुत सारे मुश्किलें भी आते हैं, बहुत सारी अड़चन आते हैं कि आप एक हाउस वाइफ रहते हुए भी कि बच्चों को भी उनको एजुकेशन भी करना, पढ़ाई करना, घर भी देखना, ये कैसा किया आपने? ये मैं मतलब कभी लगा नहीं कि कभी आपको लगा कि
एक डिमोटिवेशन आया होगा कि यार बच्चे भी देखना है, ये देखना है कि हाँ, कैसा मैं आपने- ये बोलूँगी, ये बहुत इजी बात नहीं है, ये बहुत ही कठिन बात है एक महिला के लिए, क्योंकि एक कभी कभार तो रोना आ जाता है कि मैंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली, लेकिन फिर मैं खुद को ही संभालती हूँ कि नहीं, तुम्हें निभानी है, तुम्हें निभानी है, तुम्हें ये करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं थकती नहीं हूँ, कि मैं मतलब मुझे आराम करने की ये इच्छा नहीं होती, लेकिन मैं जिम्मेदारी से मैं मेरी हट नहीं सकती। मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है और आखिरी दम तक मैं निभाऊंगी, ये मैंने ठान लिया है। और ये जिम्मेदारी निभाते निभाते मैं मेरा करियर नहीं भूल सकती। और मैं वहीं पे भी, मैं तो एक पेड़ तो नहीं हूँ कि मैं एक जगह रहूँगी, मैं जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी तक तो मैंने बहुत कुछ पाया है, मतलब उसके साथ मैंने स्ट्रगल भी किया है, लेकिन आगे भी मेरे बहुत कुछ सपने अधूरे हैं, वो भी मैं साकार ज़रूर करूँगी। बिल्कुल, हम भी दुआ करेंगे कि आपके सारे जो भी सपने हैं वो पूरे हो। आप आपके जो जुनून है, उस जुनून में ज़रूर इस देश के लोग दुआ करेंगे, हमारे राज्य के लोग दुआ करेंगे, और देश और हमारे राज्य का नाम आप आगे बढ़ाएंगे। तो एक ये बात पूछना चाहूँगा कि आज बहुत सारे जो महिलाएं हैं उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन आज जो समाज है उनको रोकता है, किसी के घरों में उनको उतना फ्रीडम नहीं मिलता है। तो ऐसे महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ऐसी महिला को बोलना चाहूँगी कि आप रुके ना, आप धीरे धीरे एक एक कदम क्यों ना चले, लेकिन आप कंटिन्यू चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगा। और आप आज का जो दिन है, आज के दिन से जो आपका कल का दिन होगा, वो ज़रूर आज के दिन से मजबूत होगा और कामयाब होगा। तब आपके जो खुशी रहेगी, आपके दिल में जो खुशी रहेगी, वो आपको तब मतलब एक खुद को लगेगा कि हम ना रुकने, अच्छा किए कि हम रुके नहीं, लेकिन कंटिन्यू चलना है, चलना है, चलना है। हमें सक्सेस मिले या ना मिले, रुकना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और चलते रहेंगे तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। और एक देश के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसा अभी आज देखा जा रहा है कि आज भी बहुत सारे कानून बन गए, सब बन गए, उसके बावजूद भी एक एक वर्ग जो है, महिलाओं पे अत्याचार आए दिन हम देख रहे, बहुत सारे घटनाएं हो रही हैं। तो एक हमारी सरकार के कानून में और देश में जो आज हमारे क्या होते हैं संविधान में अच्छे अच्छे कानून हैं, लेकिन देश में क्या होना चाहिए कि ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए? आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? मैं सरकार को बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सिर्फ पूरे भारत में बोलो या पूरी दुनिया में बोलो, सिर्फ दो ही जाति रखो, एक स्त्री और पुरुष। सबसे पहले जातिवाद हटाओ, उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारे भारत को भी हो रहा है, हमारे भारत के बाहर भी हो रहा है। क्योंकि ये स्त्री और पुरुष जैसे इनको समान रखे, स्त्री पुरुष को, इन्हें पहले के ज़माने में जैसे पुरुष को ज़्यादा महत्व देते थे, ये सोच दिमाग से निकाल ले। और दूसरी बात, जातिवाद ना करे, उससे बहुत नुकसान होता है। लड़ाई भी उसी की वजह से होती है, जातिवाद की वजह से लड़ाई होती है। लड़ाई होती है तो हमारे भारत का नुकसान होता है, नुकसान होता है तो फिर हमारे सिलेंडर्स के रेट बढ़ते हैं, किराना जो भी राशंस है, भाजी जो भी सब्जी है, सबके रेट बढ़ते हैं, क्लॉथ, ये तो इसकी वजह से नुकसान ही नुकसान है। जात बात नहीं रहेगी तो नुकसान नहीं होगा, तो हमारा भारत देश अवश्य आगे बढ़ेगा। महिला सशक्तिकरण को जो अभी चल रहा है कानून की, कोई अगर किसी महिला के साथ गलत व्यवहार करता है तो ऐसे में क्या सख्त कानून होना चाहिए? सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा देखो, सबसे पहले तो हमारे जो प्रोसीजर है कानून की, वो बहुत ही स्लो है। तब तक तो जो मुस्लिम है, जो भी है, वो सरेआम घूमते रहता है। तो सबसे पहले जो भी महिला को प्रॉब्लम हो रही है, उसकी मतलब जो
छानबीन है वो तुरंत करे ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके अपना, मतलब जैसे जॉब पे जा रही है तो जॉब से आके वो सही घर पे आए, और जैसे कहीं मार्केट जा रही है तो वो सही सलामत रहे। तो कोई भी महिलाएं मतलब सेफ रहे, ऐसा कानून बनाए कुछ, तो महिला और आगे बढ़ेगी। बहुत सी महिलाएं हैं कि जैसे डर की वजह से बाहर नहीं निकलती है कि रात हो गई है, नहीं अब नहीं जाना है, नहीं महिला है नाइट ड्यूटी नहीं करना है, नहीं महिला है वहाँ पे तो सब जेंट्स है, वहाँ पे कैसे खड़ी रहेंगी, महिला है। तो ये महिला जो है, ये नाम से तुलना जो है पुरुष और महिला, ये बंद करना चाहिए। माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा। हाँ, माइंडसेट आपका ये रखो कि सब समान है। तो बहुत अच्छी बात बोला आपने, और काफ़ी आपके बातों में देश के लिए, समाज के लिए काफ़ी अच्छे संदेश थे। तो देखा साथियों कि किस प्रकार से एक उनका बिग ड्रीम के साथ उन्होंने अपना एक अचीवमेंट किया। आने वाले समय में इनका और भी आगे बढ़ने के लिए इनके हौसले हमेशा बुलंद रहें, और इस चैनल द्वारा हम लोग पूरी दुआ करेंगे कि उनके आने वाले, कौन सी मूवी है अभी? साउथ की मूवी है अभी, वो उसका शूटिंग चालू होना है। अच्छा, कहाँ? वही साउथ में ही रहेगा। तो मूवी का नेम वगैरह कुछ नहीं, हम वो फिलहाल नहीं बता सकते। ठीक। जब भी आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। तो अभी इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म में अपना एक जो अचीवमेंट किया है, आने वाले समय में इनको और भी तरक्की मिले, ईश्वर इनको हमेशा इनके सारे सपने पूरे करे, हम यही दुआ करेंगे। और आप लोगों के लिए यही एक संदेश है कि जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, मेरा इस चैनल का उद्देश्य यही है कि जो भी छुपा हुआ एजेंडा, छुपे हुए टैलेंट, उसको बाहर लाना। आपको इस चैनल में मेरा नंबर दिखेगा। आपको कहीं भी लगता है कि आपको ज़रूरत है कि सोशल मीडिया द्वारा और आपके मुद्दे सरकार को पहुंचाया जाए, तो मैं आपके साथ हूं। और मेरा जो चैनल है लोकतंत्र 98, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसको हमेशा आप मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते, कभी भी ज़रूरत है हम आपके साथ हैं। इस मुद्दे पे समाज और देश के हित में हम हमेशा काम करते रहेंगे। धन्यवाद मैडम, आप हमारे साथ जुड़े, और हम आपके दुआ करेंगे। अगली जो आपकी मूवी आएगी जब रिलीज, उसको हम ज़रूर इस चैनल द्वारा प्रमोट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।